हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASRD एक्सपर्ट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम रिव्यू करने वाले हैं टू टॉप मोस्ट ऑनलाइन जैसे बोलते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की चैंपियन कंपनीज की लिस्टेड स्पेस के अंदर में सारेगामा और टिप्स इंडस्ट्री। ये दो कंपनियां हैं, हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और इनकी थोड़ा डिटेलिंग से जाएंगे। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है, जहाँ पे हम हर कुछ जानेंगे कि म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है या किस तरह से ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं और किस तरह से इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं। क्योंकि बेसिकली आज के तारीख में आपको क्वालिटी कंपनीज के साथ में ही रहना है और ऐसे सेक्टर में रहना है जो फर्दर कंटिन्यूसली ग्रो कर सके। अगर कोई भी सेक्टर 20-25% के रेट से ग्रो करता है तो उसके इनकम और प्रॉफिट्स भी सेम रेट पे ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी रहती है और उस जगह पे आपके पैसे के भी ग्रो करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं सारेगामा के साथ में है। पहले हम बहुत बेसिक करेंगे और फिर डिटेलिंग से दोनों कंपनीज किस तरह से अपने डाटा को प्रेजेंट करती है वो भी देखेंगे। आज की वीडियो में आपको म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरह से कमाती है उसके बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिलेगा। तो पहली कंपनी है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। करंट प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा 403 रुपए का इसका चल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,774 करोड़ रुपए की। पीई है 50 का और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22 का। ठीक है, ज्यादातर हम मेजर पॉइंट्स के अंदर में इसमें कवर कर रहा हूँ। बाकी और एक पीईजी रेशो होती है, प्रॉफिट ये आपकी ग्रोथ के साथ में पीई को ग्रोथ के संग में वेरीफाई करती है कि आपका पीई ज्यादा तो हो सकता है लेकिन कंपनी अगर लगातार कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है सेम रेट के साथ में काफी स्पीड से तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर एक से नीचे हो, एक से नीचे है तो ये एक्सट्रीमली गुड कंपनीज में काउंट करी जाएगी और पीए को हायर साइड में कंसीडर नहीं करा जाएगा अगर पीईजी एक के नीचे आती है तो। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 35% के अकॉर्डिंग से बढ़ रही है। सेल्स ग्रोथ 31% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो ये एक अच्छा साइन है। मतलब हमको ऐसी कंपनियां ढूंढनी होती हैं पूरी मार्केट के अंदर में से जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही हैं। तो अब आते हैं हम इसके फर्दर डिटेल्स के अंदर में, सीधा सीधा जा रहे हैं। अगर आप चार्ट्स को देखते हैं तो चार्ट के अंदर में आपको दिखाई देगा इसने काफी अच्छा ग्रो का 346 रुपए का शेयर था 12 जुलाई को और आज आपको 402 में मिल रहा है। बहुत अच्छी प्राइसिंग पे मिल रहा है क्योंकि इसने अपना टॉप जो मारा था 524 करोड़ का मारा था। मार्केट के फंडामेंटल मतलब कंपनी के अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स में कोई चेंज नहीं आया, किसी तरह का चेंज नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका रीजनिंग बताएंगे क्यों ज्यादा डिप रहा है इसके अंदर में, वो भी एक देखते हैं। और अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई लोग बोलेंगे हमने मिस कर दिया 28 रुपए के शेयर को, आज हम 400 रुपए देने के लिए राजी हैं क्योंकि जिस तरह से मार्केट व्यू चेंज हुआ है इन कंपनीज को लेकर वो एक देखने वाला है। और यहाँ पे एक अच्छा सेक्शन आता है, मोर के अंदर जाएंगे, सेल्स और ग्रोथ को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा किस तरह से इसकी सेल्स ने 2005-6 से लिस्टेड कंपनी से इसमें आते हैं। और देखिए अब जाके इसने कंटिन्यूसली ग्रो करना शुरू करा। पहले फ्लैट सेल्स रहती थी 2016-17 तक और फिर उसके बाद बढ़नी शुरू हो गई है। 2 साल से थोड़ा सा स्टेगनेंट दिख सकते हैं लेकिन आपको ग्रोथ डेफिनेटली दिखाई देगी यहाँ पे। और इसके बाद आते हैं कंपनी के, जैसे बताया है कि डेट फ्री कंपनी है, अच्छे क्वार्टर्स देने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुड प्रॉफिट ग्रोथ रही है 78.55% CAGR से लास्ट 5 ईयर्स में बढ़ा है, बहुत ही पॉजिटिव साइड से। और हेल्दी डिविडेंड पे आउट है, 30% के अप्रोक्स डिविडेंड भी पे करती है। डिविडेंड एक तरीके का पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न कर रही है, पेपर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इसके अगर परफॉर्मेंस को देखते हैं, सबसे अच्छी चीज जो हमारे को यहाँ पे लगेगी क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रॉफिट वेरिएंस 3 साल के अंदर में 41% का रहा है। सेल्स उस हिसाब से नहीं बढ़े जैसा कि हम चार्ट में देख पा रहे थे, लेकिन प्रॉफिट को वो इंक्रीज कर पाए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे चार्ट्स ने किस तरह से परफॉर्म करा है, 3 महीने और 6 महीने के रिटर्न दिखाई देगा आपको नेगेटिव साइड में दिख रहा है। तो ये आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें आप इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे बढ़ने लगे तो आप अपने अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। पहले इसके लिए हमारे को थोड़ा सा बेसिक फंडा समझने की जरूरत होगी, कंपनी करती क्या है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम साथ ही साथ में जाते हैं सेल्स के अंदर में। 126 करोड़ से लेकर 180 करोड़ रुपए के उसमें पहुंच चुकी है। जून 19 में 126 था, अब 180 करोड़ के उसमें। यहाँ पे मेन चीज है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन किस तरह से इंप्रूव हुआ है, जो कि आप देखेंगे पहले थोड़ा सा वोलेटाइल था, 15-11-20% के अराउंड में था, अब वो अप्रोक्सीमेटली 30 की एवरेज पे आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी की वजह से अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे जो कि लगभग नील था, आज 64 करोड़ के अराउंड में आ गया है। 25% के टैक्स रेट कैटेगरी में आते हैं जो कि कंपनीज के हिसाब से काफी मिनिमम साइड पर है। और नेट प्रॉफिट आज ये 48 करोड़ रुपए का दे रहा है।
अब इसका ईयरली अगर ग्रोथ देखते हैं तो सीधा मोटा मोटा जाते हैं तो देखिए कितना नॉमिनल ग्रोथ देता था ये आपके पिछले 10 11 12 ईयर के अंदर में 2011 से लेकर, और अब देखिए इसकी ग्रोथ कॉन्टिन्यूसली कितनी स्पीड से बढ़ी है, 44 113 153। इसीलिए यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब से लॉकडाउन आया है तो यूट्यूब का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जो ये म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा, कोई भी अगर यूट्यूब में काम करता है तो आपको पता होगा कि टी सीरीज हर वीडियोस के ऊपर बैन लगा देता है या प्रॉफिट सेलिंग मांगने लग जाता है। सेम तरीके के लाइसेंसिंग में ये है, तो ये एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू से कमाते हैं और साथ ही साथ में आपको तो वहाँ पे जो जितने भी टेलीविजन टीवी वेब सीरीज वगैरह बनती है वहाँ पे अगर कोई भी इनका म्यूजिक प्ले होता है तो उसमें कमाई होती है। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। इसके अलावा इनका टीवी प्रोडक्शंस भी है और ये वेब सीरीज में भी प्रोडक्शन में, तो वो हम थोड़ा डिटेल से बाद में देखेंगे। अच्छी चीज़ें जो हमारे को दिखाई दे रही है, स्टॉक प्राइस CAGR देखिए किस तरह से बढ़ा। एक साल के अंदर में उतना नहीं है, लेकिन CAGR होता है कंटिन्यूसली रेट से जिस तरह से ग्रो करके दिया है, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दी है इसने। अगर 30-40 रुपए का शेयर जैसे हम देख रहे थे वहाँ पे, अगर प्राइसिंग वाइज जाते हैं 28-30 रुपए का शेयर जो 2020 में चाह रहा था, वो आज आपको 400 रुपये दे रहा है, तो उसकी ग्रोथ फिनोमिनल रही है इस टाइम पीरियड के अंदर में। लेकिन ये तो अभी बिगिनिंग है टिप की, और उसके हिसाब से हम देख सकते हैं मे बी थोड़ा सा टाइम लगे, उस स्पीड से ना जाए, लेकिन पैसा डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी रेट में बढ़ेगा। आप हर चीज को मल्टीबैगर के हिसाब से देखेंगे कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना का हो जाएगा, उसके हिसाब से ना देखते हो 20-25% की अगर आपको ग्रोथ रेट मिलती है तो वो भी एक एक्सेप्शनल रहेगी एक आने वाले टाइम के अंदर में। और आप देखिए अगर 20-25% की रिटर्न कमाना बहुत ही मुश्किल है मार्केट में से, तो ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जहाँ पे आप एटलीस्ट इतनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट के बढ़ने के रीजन क्या आते हैं। अगर आप सिंपल से देखेंगे, जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनकी स्टेक्स लगभग सेम रही, बीच में एक बार बढ़ाई थी, थोड़ा सा फिर वो 57% के अराउंड पे रही है। लेकिन जो सबसे मेजर चीज देखने वाली थी FIIs, उन्होंने क्या करा, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते गए और 7% से 9%, 9 से 16 और 17, इनका भरोसा गया नहीं, मार्केट डूब रही और ये इस पे कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। अगर FIIs की कैटेगरी देखेंगे तो मालाबार इंडिया फंड ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, ठीक है, उन्होंने भी अपनी, और इसके बाद में अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट वाले आ रखे हैं यहाँ पे। तो काफी सारी कंपनीज ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है और बड़े बड़े FIIs हैं और DII की स्टेक भी देखेंगे वो भी 3% है, और यहाँ पे देखेंगे पब्लिक अब 22% है जो कि 37% था। तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाथों में जा रहा है। एक ही रिस्क है इसके अंदर में कि FI जिस तरह से सेलिंग करके जा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ बोलते हैं ना लीक आउट होने की एक पॉसिबिलिटीज है। तो हमने पहले देख लिया है इसके बारे में, टिप्स इंडस्ट्री और सारे काम इंडिया के बारे में। अब सेम टाइम पे ही हम टिप्स इंडस्ट्रीज को भी देख लेते हैं और फिर उसके बाद में इन दोनों की डिटेलिंग करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाए इन दोनों की कंपैरेटिवली किस तरह से विज परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पैरामीटर्स में फिर कंपनीज किस तरह से प्रेजेंट कर रही है वो हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम टिप्स इंडस्ट्रीज के अंदर में। देखिए इसका प्राइस चल रहा है 1753 रुपए का। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2273 करोड़ रुपए की, जो कि ये अगर आप देखेंगे सारे गामा के कंपेरेटिवली काफी कम है, 1/3 पे टिप्स लाई करता है। स्टॉक PE 35 का है, यहाँ पे देखेंगे 50 का है, तो उसके कंपेरेटिवली आपको काफी कम दिखाई देगा। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जितना पैसा लगाते हैं उससे कितना वो कमा के निकालते हैं, 85% है या 22% है, तो यहाँ पे भी टिप्स का काफी अच्छा दिख रहा है। PEG रेशो 0.41 है, अगर हम सारे गामा की देखते हैं तो 0.65 आती है, तो उस पैरामीटर में भी आपको काफी सही दिखता है। लेकिन काफी और चीजें हैं जिसके अंदर में ये काफी आपको दिखाई देगा। प्रॉफिट ग्रोथ 48% की रही है इसकी, और यहाँ पे 35% की ग्रोथ यहाँ पे रही है। सेल्स ग्रोथ 31% की सारे गामा की थी, टिप्स की आपको 49% की दिखाई देगी। तो ओवरऑल आपको कुछ पैरामीटर्स में अभी टिप्स थोड़ा सा तेजी से भागता हुआ दिखाई दे सकता है कंपेरेटिव साइट्स के अंदर में। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो आपको एक साल की अगर प्रॉफिट प्राइस की ग्रोथ देखते हैं तो आपको 1190 रुपए का जो था अब आपको 1734 पे दिख रहा है, काफी ठीक है। और अगर आप देखें ये भी अपने पीक से 2200 रुपए के पीक से काफी करेक्ट होके अभी आ रखा है। और इसका देखिए यहाँ पे तो ये और भी ज्यादा 54 रुपए के प्राइस से ये आपको 1700 रुपए के राउंड में मिल रहा है। तो इसने भी सेम लेवल पे, मतलब इंडस्ट्री में जब हलचल आती है तो सेम पैरामीटर पे हलचलें दिखाई दे सकती हैं। सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन की अगर ग्रोथ देखते हैं तो यहाँ पे आपको अब्रप्ट चार्ट दिखाई देगा। इसका एक बड़ा रीजन है कि टिप्स के साथ में पहले इनकी म्यूजिक इनकी फिल्म प्रोडक्शन का बिजनेस में इंक्लूड था, अब ये प्योरली ये म्यूजिक इंडस्ट्री के बेस पे अपना बिजनेस को
वो शो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इनका चार्ट थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा, क्योंकि अब पिछले 2 साल से इनका डाटा जो है वो सिर्फ प्योरली बेस्ड है म्यूजिक इंडस्ट्री के उसमें है। अब यहाँ पे भी अगर इसके पॉइंट देखते हैं, डेट फ्री कंपनी हो गई है, गुड क्वार्टर्स दे रही है, 85% की ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर में, 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड 44% का है। डाइटर्स डे इंप्रूव हो गए हैं, 60 की जगह पे 48 डे कम लेके आ गए हैं डाइटर्स डे के अंदर में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टिप्स इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे 3 और 6 महीने के अंदर देखें करेक्शन सारे काम के मुकाबले कंपेरेटिवली थोड़ी कम है। तो यहाँ पे जो कि इम्प्रूवमेंट आई है पिछले 1-1.5 हफ्ते में, इसने काफी अच्छी रिटर्न्स वापस से प्रोवाइड करी है। प्रॉफिट वेरिएंस आपका 223 करोड़ रुपए 223% का है, तो ये भी एक अच्छी साइड है। और अगर आप यहाँ पे अगर जाते हैं क्वार्टरली ये रिजल्ट्स देखते हैं इनके, तो आपको दिखाई देगा 37 करोड़ के सॉरी ये हमारा क्या चल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ से सेल्स है आपकी, तो सेल्स में बहुत चेंज नहीं आया। इनके सेल्स अगर आप देखेंगे थोड़ा फ्लक्चुएट रहते हैं। टाइम पीरियड में सितंबर में 96 करोड़ का था, और अब वो वापस 34 करोड़ के राउंड में आया। तो ये बोलते हैं सीजनलिटी काफी इफेक्ट करती है, तो इसीलिए जैसे मैं इनकी कॉल भी सुन रहा था, तो यहाँ पे जो इनके मिस्टर तिवारी है वो कह रहे थे कि आप हमारे को एनुअल बेसिस पे चेक करिए कि हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से रही है। जैसे मैंने बताया पिछले 2 साल से ये सिर्फ म्यूजिक बेस पे इनका रिजल्ट्स है, तो वो एक देखने वाली बात है। उसकी वजह से आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखेगा, अब स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। पहले आप देखेंगे कि इनका जो प्रॉफिट था वो 2-3 करोड़ रुपए के अराउंड में ही रहता था, चाहे आपकी टॉप लाइन आपको हैवी दिख रही हो एक बारी के लिए। पर अब देखिए जब से इन्होंने प्योरली म्यूजिक बेस अपना इंडस्ट्री को कर दिया, बेसिकली इन्होंने डीमर्जर करा है, जिसमें से टिप्स म्यूजिक जो मूवी सेक्शन को बनाते हैं उस सेक्शन को बिल्कुल काट के अलग कर दिया। वो अलग सेपरेट कंपनी है, वो मे बी 1-1.5 महीने में लिस्टेड हो जाए। और ये जो कंपनी है आपकी म्यूजिक वाली प्योर म्यूजिक, ये अब काम करेगी सेपरेटली, जो कि टिप्स इंडस्ट्री है। और इसी की वजह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2 साल का 61-64%, प्रॉफिट्स देखेंगे बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो 2-3 करोड़ पे भी नहीं आ रहे थे, वो 43 करोड़ 65 करोड़, ये बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है। अगर आप मार्केट में पुरानी तरह से इसको कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल पिक्चर चेंज है। आपको इसको सिर्फ 2 ईयर के पिक्चर के हिसाब से देखना चाहिए, जहां पे सारी कहानी चेंज हो रही है। और इसी हिसाब से देखेंगे 3 ईयर की CAGR 226% आई है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ मतलब हर एक पॉइंट के अंदर में आपको अच्छा दिखेगा। देखिए TTM सेल्स ग्रोथ -13% है 3 साल की, लेकिन 3 साल के -13%, लेकिन आने वाले टाइम के लिए 50% का इन्होंने आइडिया लगा रखा है कि इसमें होएगा। और आप अपने आप से देख सकते हैं, क्योंकि इसका एक मेन रीजन है जो YouTube के अंदर में कंजम्पशन है वो काफी ज्यादा है, लाइव स्ट्रीमिंग का कंजम्पशन ज्यादा है। उसको थोड़ा आप डिटेल से भी देखते हैं और यहाँ पे दिखाई देगा आपको। इसके अलावा कैश फ्लो चार्ट्स में देख सकते हैं, तो ये इवन साइड पर है, दिखाई देगा। रेसोर्स में देखेंगे, जैसे बताया था कि डेटर्स कितने जल्दी इनको पैसा वापस मिल जाता है मार्केट से, तो 48 डेज काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये एक ट्रिकी गेम है देखने का। यहाँ पे देखिए जो इनकी ओनरशिप है, प्रमोटर्स हैं, उनका 75% की होल्डिंग्स है यहाँ पे। अभी FII और DII ने यहाँ पे एंटर नहीं करा है, जो कि एक आपके लिए एक बूमिंग साइड हो सकता है कि उन्होंने आना शुरू कर दिया है, जो कि 0 के रेट पे चलता था। अब उन्होंने 1% के राउंड पे आ गया। और यहाँ पे जैसे ही किसी ने अगर अपनी स्टेक 5-6-8% पे ऊपर ले जाने की कोशिश करी, तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो एकदम से सूट कर जाएगा काफी ऊपर साइड पे। और पब्लिक में भी देखेंगे तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, जो पीपल्स में से रहते हैं। जो अब आते हैं हम दोनों को, आपने मोटा मोटा देख लिया फाइनेंशियल साइड्स पे, दोनों कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है, दोनों की ग्रोथ अच्छी है, डाइट्स नहीं है। अब आते हैं इनकी प्रेजेंटेशंस को लेकर। प्रेजेंटेशन में फाइनेंशियल एक्सपर्ट को हमने मेजरली देख लिया है, लेकिन मैं आपको इसका एक इंपॉर्टेंट सेक्शन दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मेरे को थोड़ा सारे कामों पे हल्का सा डाउट है, जिसकी वजह से रहता है। देखिए इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी, वो अगर हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ये है लैक्स में, तो लाख 10 लाख करोड़, तो मतलब ये आ गया 127 करोड़ रुपए। तो हर एक को 2 जीरो के बाद में आप एक तरह से डेसिमल लगा लें, तो किस तरह से ये कमा रहा है। 127 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसका म्यूजिक से था, और 52 करोड़ रुपए का इनका रेवेन्यू फिल्म इंडस्ट्री से, जो फिल्म प्रोडक्शंस जो आप बोल रहे हैं ना, इन्होंने एक अपनी वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं जो वेबसाइट्स में देते हैं, तो उसमें था। अब प्रॉफिट्स किस तरह से आ रहा है, 127 करोड़ में से 58 करोड़ रुपए का तो इनको म्यूजिक में सीधा प्रॉफिट है। मतलब जो खर्चे अलग करके निकालते हैं, तो ये सेगमेंट वाइज रिजल्ट है। ये प्रॉफिट आ गया 58 करोड़ रुपीज का। अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे आपका 45 से 50% के अराउंड का प्रॉफिट रेंज है यहाँ पे म्यूजिक के अंदर में। जबकि फिल्म इंडस्ट्री के इसमें जो ये लगा रहे हैं 52 में से 7 करोड़ रुपए है, जो कि आपका
20% भी नहीं आ रहा, मतलब 5 गुना से भी कम है ये, उससे भी ज़्यादा कम, मतलब 10 से 15% की रेंज के अंदर में आ रहा है ये आपके उसमें। तो आप उस चीज़ को देखेंगे कि आपका जो ग्रोथ है, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी का जो पूल है वो मेजरली म्यूजिक साइड के अंदर में ही रहने वाला है, क्योंकि रिकरिंग है, एक बार म्यूजिक बन गया चलता गया, और उसकी रिपीटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है कंपेरेटिवली। तो ये एक चीज़ थी ये जो कि हमारे को इसमें देखना है। जो टिप्स ने अच्छा करा है, बिल्कुल ही अपना फिल्म प्रोडक्शन को सेक्शन को अलग कर दिया है, जबकि सारे गामा पूरे बंच को एक संग लेके चलना चाह रहा है। ये एक चीज़ है जो कि मुझे आने वाले टाइम के लिए सारे काम में थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, क्योंकि जब फ्लॉप्स होते हैं ना तो वो सारा खर्चा आपके प्रोडक्शन में जाता है, और आपको वो काफ़ी इच्छा रहती है कि बड़े नाम्स को अपने प्रोडक्शन हाउस के अंदर लेके आएँ और काम कराएं। अब इसमें इनकी प्रेजेंटेशंस को हम जरा देखेंगे, देखिए। हाँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा इनका देखने का प्रेजेंटेशंस का आएगा, क्या बड़े काम करें इन्होंने आने वाले में। अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर में ये काम करते हुए जा रहे हैं, तो वो आपको इनके लेटेस्ट जो म्यूजिक इन्होंने प्रोक्योर करा है उसके ऊपर में आया है। अब इसकी टॉप लाइन्स क्या है? इंडिया ओनली एंटरटेनमेंट कंपनी जिसकी आईपी ऑफरिंग है म्यूजिक, फिल्म, वेब सीरीज एंड टीवी सीरियल। हम सब तरफ में जैसे बताना चाहते हैं, लार्ज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, 142,000 करोड़ 142,000 सॉन्ग है इनके पास में, 64 फिल्में हैं, एक वेब सीरीज है, और 6 घंटे का टेलीविजन कंटेंट है। 6,000 घंटे से ऊपर का टेलीविजन का कंटेंट इनका। स्ट्रॉन्ग लाइसेंसिंग रिलेशनशिप है, मतलब सबके संग में। इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में नीचे देखते हैं, यहाँ पे टाइम ना लगाते हुए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि किस वजह से हमारा ये सारा कुछ इनकी इंडस्ट्री में चेंज आया है। अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है 700 मिलियन स्मार्टफोन्स हो चुके हैं, और डाटा जो हमारा आप जानते हैं इंटरनेट का डाटा ये काफ़ी सस्ता हो चुका है, और घर पे भी लोग रह रहे हैं तो सब म्यूजिक के तरफ में इंक्लाइंड होते हैं, या कंटेंट की तरफ में, यूट्यूब की तरफ में इंक्लाइंड है, जिसमें उनको टाइम अवेलेबल है चीज़ें करना है, जिसकी वजह से ये लोग अलग अलग इन सब होने की, मतलब स्मार्टफोन होने की वजह से, चीप डाटा होने की वजह से, और फ्री टाइम होने की वजह से ये सारे के सारे डाटा को खींच के ले गए आपके ऐप की तरफ में, जहाँ पे कि म्यूजिक, वीडियो म्यूजिक स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, गाना, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, कंटेंट देखते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे लोगों का गया, ये सारा बताया ना, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जॉब्स, गेमिंग, चैट, ईमेल, व्हाट्सएप, जीमेल, ये सारा, इन सब की वजह से सारे लोग जो डिमांड, किस किस चीज़ों की डिमांडें बढ़ गई, म्यूजिक की, फिल्म्स की, वेब सीरीज की, टीवी सीरीज की, पॉडकास्ट की, और गेम्स की, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखने वाली है, और ये जो ऊपर येलो करा हुआ है ना, पॉडकास्ट, टीवी सीरीज, वेब सीरीज, फिल्म्स और म्यूजिक, इन सब जगहों पे म्यूजिक की जरूरत पड़ जाती है, और सारे गाना प्रेजेंट है, तो इसलिए उन्होंने उसको हाईलाइट करा है, और ये आप लोग भी अपनी जनरल लाइफ में फील कर पाएंगे। मोनेटाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग आईपी को आप बढ़ा सकते हैं, तो बोले किस तरह से, जो उनके आईपी बेसिकली उनके पास जो कंटेंट अवेलेबल है उसको वो मोनेटाइज कर पा रहे हैं। मोनेटाइज कैसे कर पा रहे हैं? अगर आप देखें काफी सारी म्यूजिक ऐप है, उनके अंदर में इनका एड रेवेन्यू का भी लाइसेंसिंग रहती है, और फिक्स्ड कंटेंट का भी उनके साथ में रहता है कि भाई हमारा आप म्यूजिक पूरा यूज कर सकते हैं, लाइब्रेरी को जितने घंटे चलेगा उसके हिसाब से पैसा रहता है। तो अलग अलग तरीके के अरेंजमेंट्स रहते हैं, लेकिन उनसे अब इनका मोनेटाइजेशन होना शुरू हो गया है। और नई आईपीस अब बोल रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदी में ही नहीं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, बंगाली और अदर लैंग्वेजेस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक इनके ये देखने वाली चीज़ है कि किस तरह से जा रहे हैं। और अब अगर इसमें जाते हैं, मार्केट लीडरशिप इन म्यूजिक सेगमेंट बोलते हैं 60 से ज़्यादा नई फिल्म, और अगला जो उनका ये बोला कि अगले 3 से 5 साल में हम 60 से ज़्यादा नई फिल्म और वेब सीरीज लाएंगे, और 1200 से 1500 घंटे का न्यू टीवी सीरियल कंटेंट लाएंगे। ये जो सेक्शन है ना, ये मुझे थोड़ा सा डाउट दे रहा है कि जो टीवी सीरियल कंटेंट और न्यू फिल्म और वेब सीरीज बनाने में जो पैसा जाता है, यहाँ पे जो रिटर्न है वो उस लेवल पे नहीं है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे टिप्स के क्या चल रहे थे, वो देखना पड़ेगा कितने स्मार्टली मैनेज कर पाते हैं। सारे काम वांट्स टू टेक ओवर न्यू कंटेंट अक्रॉस हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, मतलब अपना उनका आगे का टारगेट क्या है। अब ये बता रहे हैं, देखिए ग्रोथ, अब ये इंडस्ट्री का बेसिकली ओवरव्यू है, ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए समझने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। FY22 के अंदर में देखेंगे 3,585 मिलियन का जो रेवेन्यू था, लाइसेंसिंग रेवेन्यू। लाइसेंसिंग मतलब जब कोई आपसे लाइसेंस लेके उस चीज़ को यूज करता है तो वो रेवेन्यू बढ़ रहा है। जैसे देखिए अपना 1400 करोड़ से अगर कोई 2-3 साल के अंदर में चीज़ डबल से भी ज़्यादा ऊपर की आ जाए तो किस तरह की ग्रोथ आ रही है। जब ये सारी ग्रोथ आ रही है किसके पास जाएगी? ये सारे गामा टिप्स इनके प्रॉफिट्स के पूल में जाके ऐड होएगा पेड म्यूजिक के अंदर में। सारे गामास फोकस ऑन न्यू म्यूजिक। देखिए नया म्यूजिक कितना लेके आ रहे हैं, टिल 90s का जो म्यूजिक था 3% है, फिर 61 से 80s का म्यूजिक 31% में ऐड करा है, तो मतलब रेवेन्यू देता है ये काउंट ऑफ सॉन्ग।
अच्छा, यहाँ पे देखेंगे येलो वाला आपका काउंट ऑफ सॉन्ग है, 15% सॉन्ग इनके पास 1960 तक से पहले के हैं, जबकि उससे रेवेन्यू आता है 3%। 1961 से 1980 के सॉन्ग 27% है, वहां से रेवेन्यू आता है इनके पास में 31%। 81 से 2000 के सॉन्ग 29% है, वहाँ 26% आता है। और जो लेटेस्ट सॉन्ग्स है आप देखिएगा उनके वहां से 40% रेवेन्यू आ रहा है। तो इनको लगातार रेवेन्यू को इंक्रीज करने का जरूरी है। रेट्रो म्यूजिक की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। रेट्रो म्यूजिक कौन सा होता है? जो पुराने जमाने का म्यूजिक है, 70 80 60 के जमाने का। तो देखिए 18 में 34 बिलियन डॉलर का था यहाँ पे, और अब यहाँ पे देखिए 141 बिलियन के हिसाब से आ गया है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंट अक्रॉस ऑल इंडियन लैंग्वेज देखिए, हिंदी कंटेंट 29%, बंगाली 20%, इस तरह से इन्होंने अलग अलग कंटेंट्स को क्रिएट करा है और उस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये एक समझने की बात है, कहाँ कहाँ पे म्यूजिक लाइसेंसिंग में काम होता है। जैसे आपको बात कर रहे थे ना, पैसा कहाँ से कमाएगा। स्पॉटिफाई में गाना सुनिए, गाना, जियो सावन, यूट्यूब म्यूजिक, और ये सेम चीज रिपीट होगी टिप्स के लिए भी। तो हम कुछ चीजें यहाँ से लेंगे, कुछ टिप्स की प्रेजेंटेशन से लेंगे। विंक म्यूजिक, अंगासी, और ये सारे के सारे वो हैं जहाँ पे गाने बजते हैं और आप उनमें म्यूजिक सुनते हैं। इसके अलावा ये ब्रॉडकास्टिंग है, जैसे स्टार हो गया, सोनी हो गया, ये सारे के सारे कंटेंट वाले क्या होते हैं, ये अपने जैसे कोई वीडियो बनाते हैं या कोई नाटक चल रहा है या किसी चीज के अंदर में जब गाना यूज करते हैं इनका, तो इनको पैसा देते हैं। तो वहां पे भी इनके ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर्स है। वीडियो स्ट्रीमिंग पार्टनर्स में भी जैसे ऑनलाइन वाले में सेम चीज होती है। तो इनके अंदर में भी यहाँ से भी इनको रेवेन्यू आता है। तो इस तरह से आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, ये कौन कौन से ब्रांड्स के संग इनका टाई अप है, तो वो इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है। ऑपरेशनल हाइलाइट्स इसमें देखिए, म्यूजिक सेगमेंट का ऑपरेशनल हाइलाइट्स किस तरह से रही है। यूट्यूब व्यूज बिलियन पर क्वार्टर, किस तरह से यूट्यूब के व्यूज बढ़े हैं, इंक्लूड सारे गामा के ऑन चैनल एंड यूजर जनरेटेड कंटेंट्स। तो देखेंगे 28 से 36 बिलियन पर क्वार्टर में इनके पास व्यूज आ रहे हैं। म्यूजिक लाइसेंस टू फॉलोइंग ब्रांड्स इन्होंने दिए, गूगल, जॉनसन एंड जॉनसन, मैरिको, कॉलगेट, उनको यूज करने के लिए दिया हुआ। जिनके गानों की जरूरत पड़ जाती है वो तो इन्होंने सारा कुछ बता रखा है। अगर आप इनकी लाइब्रेरी भी देखेंगे तो काफी अच्छी दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए म्यूजिक सेगमेंट ऑपरेशनल हाईलाइट, कारवा की सेल किस तरह से रही है। जो इन्होंने एक इनका रेडियो आता है ना, ये कारवा वाला, जिसमें 5000 पुराने सॉन्ग और उसका डिटेल बताया, तो उसकी सेल्स को भी दिखा रहे हैं। ये भी इनका इसमें कुछ ज़्यादा हार्डकोर रेवेन्यू जनरेटिंग नहीं दिखा। यहाँ पे भी मेहनत ज़्यादा और कमाई कम, क्योंकि हम तो सेक्टर से आते हैं जहाँ पे कि भैया आप कंटेंट बनाएं और कंटेंट लाइफ लॉन्ग रहता है, एक बारी की मेहनत और लगातार कमाई आए करे। उस तरह से फिल्म और वेब सीरीज के कंटेंट पे भी आ रहे हैं। इनके जो नाटक है फेमस, उसके बारे में बता रखा है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स जो हमने ऊपर अपने स्क्रीनर्स के अंदर में पहले ही देख ली थी, तो इसको हम डिटेलिंग से नहीं जा रहे हैं। और इस तरह से अगर आप देखेंगे इनकी जर्नी, सबसे इंपॉर्टेंट इस सेक्शन का हम टिप्स वाले में जाएंगे। जर्नी देखिए, फर्स्ट रिकॉर्डेड एक कंपनी थी बाय गौहर जान ने, पार्ट ऑफ आवर लाइब्रेरी, 1902 में कंपनी शुरू हुई, ठीक है। फिर 1946 में प्रोफेशनली कंपनी फॉर्म हुई जिसका नाम था ग्रामोफोन इंडिया लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड, 1946 में। फिर आरपी संजीव गोयनका जो ग्रुप है, ये बेसिकली एक्विजिशन के लिए काफी जाने जाते थे। इन्होंने 1986 में एक ग्रामोफोन कंपनीज को टेक ओवर कर लिया और उसके बाद में 2000 से इन्होंने इसका नाम अपडेट करके सारे गामा के ब्रांड के अंदर में काम करने लग गए। 2001 से ये टीवी फिल्म प्रोडक्शंस में आ गए। फिर मूवीज के म्यूजिक के लिए इन्होंने 2016 से उसमें काम करना शुरू करा है दोबारा से। बेसिकली अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का डल पीरियड था जहाँ पे इन्होंने नए म्यूजिक एक्वायर नहीं करे। उसके बाद से म्यूजिक को सीरियसली लॉन्च कर देना शुरू करा सारे गामा के लॉन्चिंग के साथ में। फिर इन्होंने अपना जो यूडली करके इनका फिल्म प्रोडक्शन हाउस है उसको लॉन्च करा। 2020 के बाद से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने नॉन फिल्म म्यूजिक में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा और लाइव इवेंट्स के बिजनेस में भी आ गए हैं ये। तो इस तरह से इनकी जर्नी रही है सारे गामा की। और एक ही लास्ट चार्ट इसके अंदर में से देख लेते हैं, ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस मेजर चीज जो देखने की, टोटल फिजिकल होता है, कैसेट, सीडी, डीवीडी कितना रहती थी हमारे टोटल घरों के अंदर में अवेलेबल ना। तो आप देखेंगे 1999 में पूरा का पूरा जो म्यूजिक था वो फिजिकल फॉर्म में था। स्ट्रीमिंग थी जो कौन से ऑनलाइन बजाते, तो ये प्रेजेंट ही नहीं थी। डाउनलोड्स करके कौन बजाते थे वो एक अलग है, और परफॉर्मिंग राइट्स कितने लाइव कॉन्सर्ट्स वगैरह रहते थे उस तरह से, और सिंक्रोनाइजेशन का रहता है। तो आप देखिए अब फिजिकल फॉर्म में तो जो अवेलेबिलिटी है 4-5% के अराउंड ही रह गई है। और जो स्ट्रीमिंग है, जैसे वेबसाइट्स के थ्रू आप गाने सुनते हैं,
वो ज्यादा हो गई, क्योंकि अब डाउनलोड करके भी कोई अपने डाटा को भरना नहीं चाहता। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। और ये जो सेक्शन है ना, जो ये स्ट्रीमिंग करके गाने को सुनने की आदत पड़ गई है, और जितना ये आप देखेंगे यूट्यूब के थ्रू हो रहा है, जितने ऑफिशियल साइट्स के थ्रू हो रहा है, तो वहां पे इनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ता जा रहा है और इन कंपनी की ग्रोथ एक्सट्रीमली हाई होने वाली है। ये आपको वो अपने आप ही डाटा बताता है। ये इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर में भी टेलीविजन किस तरह से काम कर रहा है, और कंपनी के ओवरव्यू और दूसरी चीजें यहाँ पे दोबारा चलती हैं। तो इसके अंदर में एक चार्ट शायद और था बड़ा इंटरेस्टिंग। सारे गामा की म्यूजिक आईपी के अंदर में देखिए, अच्छा ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं इस चार्ट को, इन्होंने दोबारा से नीचे सेम चार्ट डाला है। हाँ, अगर आप देखेंगे पुराना जैसे बताया ना 1940, 50, 60, 70, 1980, 90 तक में इनफैक्ट यही कंपनी जो मेजरली सारे गानों के ऊपर में काम कर रही थी। तो बड़े बड़े लता मंगेशकर के अप्रोक्सीमेटली 90% गाने इनके पास अवेलेबल है। मोहम्मद रफ़ी जी के 90%, गीता दत्त के 90%, मुकेश के 90%, किशोर कुमार के 80% गाना, आशा भोसले के 80% गाने। तो इस तरह से काफी सारे जो पुराने गानों के अंदर में इनकी जो छाप है, बेसिकली पुराना लगभग सब कुछ इनके पास में अवेलेबल है। जो कुछ अदर अवेलेबल होता है उसी के लिए टिप्स, टी सीरीज या दूसरी कंपनीज बिड कर सकती हैं आगे जाने के लिए। पुरानी फिल्में देखिए, ज्यादातर इनके पास में जो वो वैसे बोलते हैं ना एक्सक्लूसिव है पुराने की, वो है। अब देखो न्यू के अंदर में भी ये घुस गए मैदान में। गंगूबाई के गाने इनके पास थे, बेल बॉटम के गाने इनके पास है। इस तरह से ये काम कर रहे हैं आगे भी म्यूजिक कंटेंट को लाइसेंसिंग लेने के लिए। तो इसमें काफी अच्छा सेक्शन उन्होंने पकड़ा है। अब हम सेम चीज जाते हैं टिप्स इंडस्ट्रीज के उसमें स्टडी करने के लिए। टिप्स भी देखिए मोरलेस इंडस्ट्री का ही ओवरव्यू देगा, तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। इनका क्या कहना है, ये कह रहे हैं टोटल 276 नए सॉन्ग रिलीज करें उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर में। टोटल 73 न्यू सॉन्ग्स क्वार्टरली FY22 में इनके रिलीज हुए हैं, और 65 नॉन फिल्म सॉन्ग्स रिलीज करें Q4 के अंदर में, और 8 फिल्म सॉन्ग्स रिलीज हुए इनके अंदर में। जो कुछ सॉन्ग्स की इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है यहाँ पे क्या लगातार नया कंटेंट क्रिएट करते रहना पड़ेगा उनका। ये जैसे होता है कि कौन सी चीज हिट हो जाए कब, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है इसके अंदर में। अब इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी जैसे दिखा रहे थे, जैसे हमने ये तो हम उस चार्ट के अंदर में पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने ग्रो करा है पिछले टाइम में, और क्वार्टरली के मुकाबले हमारे को एनुअलाइज टर्म्स में चीजों को ज्यादातर देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखें ना 50% ग्रोथ रेवेन्यू में हुई, टोटल इनका है 50%, 45% की 56% की ग्रोथ एबिटा मार्जिन, एबिटा के अंदर में हुई है, एबिट में 57%। तो इस तरह से वो 50% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। ऐसी कंपनी में पैसा लगाना चाहिए आप लोगों को, जो मुझे लगता है। और आपको डेफिनेटली रिसर्च करना, डिसीजन लेना, फाइनली आपका डिसीजन रहेगा कब घुसना है, निकलना है, वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। लेकिन कॉन्सेप्ट लेवल पे इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है वो देखना बहुत जरूरी होता है। सेम चीज हमें बताइए कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भोजपुरी और मैनी अदर्स चीजों में ये लगे पड़े हैं। 1988 में स्टेब्लिश हो चुकी थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हाउस है म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री में। कंसिस्टेंट सक्सेस जो एक्वायर कर रहे हैं म्यूजिक को, उसके अंदर आ रहे हैं। अब कैटलॉग इज लाइसेंस टू किसको देते हैं, जैसे वहां पे था OTT प्लेटफॉर्म, कंटेंट एग्रीगेटर, टीवी चैनल को, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, रिंगटोन्स के लिए जैसे जाता है। रेडियो स्टेशन में गाने बजते हैं, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, होटल, रेस्टोरेंट्स और अदर्स। लेकिन आपको साफ बता दूं, यूट्यूब और जो ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग है वहाँ पे एड सेल्स के थ्रू इनका 75% से ऊपर का रेवेन्यू आता है, जो कि एक बहुत ही मेजर चंक है। अब इनका मिशन क्या है, मस्ट हैव हिट सॉन्ग्स हमारे पास में होने चाहिए। मिशन क्या है, टू क्रिएट, एक्वायर, डिलीवर क्वालिटी म्यूजिक हो। पर्पस क्या है कि डिलीवर एंटरटेनमेंट हमने आगे डिलीवर करना है। लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड म्यूजिक लाइब्रेरी इनके पास में अवेलेबल है। तो अगर देखेंगे सिंह, इन्होंने भी जैसे अपना बताया कि हम किन किन के संग में पार्टनर्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली दोनों लोग हर जगह पे अवेलेबल होंगे जहाँ पे एक अवेलेबल रहता है। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूरे धंधे के अंदर जो मेरे को लगा, हाँ, पूरी कॉल सुनने के बाद में समझने वाली थी, वो थी कंटेंट कॉस्ट। अगर आप देखेंगे कंटेंट कॉस्ट क्या कहती है कि जब हमारे जैसे नए नए गाने ऐड कर रहे हैं, आप बोलेंगे खर्चा किस बात का है, पुराने गाने तो उनके पास है, उसी से रेवेन्यू कमा रहा है, तो एक्सपेंसेस किस तरीके के, ऑफिस चलाने के एक्सपेंसेस है नहीं, जो नया गाना लेना है। ठीक है, अब कोई कंपनी फिल्म का कोई गाना रिलीज हुआ, वो गाने को बेचना चाहता है प्रोड्यूसर, तो ये जाएंगे उसके पास में कि भाई ये इसका लाइसेंस हम ले रहे हैं अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। तो वो जो गाना एक्वायर करना है उसके लिए ये उसको अप फ्रंट में भी 1 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, जिस तरह से गाना हिट हुआ होगा उसकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से गाने खरीदेंगे। तो वो जो कॉस्ट होती है उसको कंटेंट कॉस्ट बोलते हैं। ये 2 तरीके से हो सकती है, एक तो होता है एक्वायर करने की, जैसे होता है ना परचेज करने की, और दूसरी वाली जैसे बताइए आपको प्रोड्यूस करने वाली।
तो परचेज करने वाली में ये गाने खरीदेंगे, प्रोड्यूस करने वाले में अपनी जो मूवीज बनती है उसके गाने हो सकते हैं, या फिर अपनी प्राइवेट म्यूजिक एल्बम्स हो सकते हैं, वो होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, कॉस्ट के हिसाब से जो हमको बैलेंस शीट सॉरी पीएनएल में हिट दिखता है, उसने कहा 100% ऑफ कंटेंट्स कॉस्ट इज चार्ज ऑफ, मतलब वो जो खर्चा आया था ना उसको सेम ईयर पे ही चार्ज कर लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में कभी राइट ऑफ नहीं आता। कई लोग होते हैं ना कि भाई ये पैसा हमारे को रिकवर होना है, ये कंटेंट खर्चे को पूरा बुक नहीं करा और आधा खर्चा खड़ा करके रखते हैं कि भाई ये प्रोविजंस में है, ये खर्चे को हम बाद में हटाएंगे। तो वो नहीं है, जितना खर्चा हुआ सेम रेट में दिखा दिया, बैलेंस ना आपके पीएनएल में ना बैलेंस शीट में कोई हिट नहीं है किसी तरीके का। तो जो है वो अभी है, आगे कुछ नया सरप्राइज नहीं आने वाला है। और जितना भी कंटेंट ले रहे हैं वो कभी भी उधार लेके नहीं ले रहे हैं, अपने इंटरनल अकाउंट जितना कैश जनरेट कर रहे हैं उसी में से ले रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्ट्रॉन्ग और देखिए फिल्म इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं और लगातार काम कर रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि देखो अपने अपने इंडस्ट्री में अपने अपना टैलेंट होता है, तो हमारा टैलेंट गाना लेना है तो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। एवरग्रीन एंड रिच कंटेंट ऑफ ओवर 29,000 सॉन्ग्स इनके पास में भी है। और देखिए किस तरह से इनके नए सॉन्ग्स ऐड हुए हैं, उसकी ग्रोथ आपको दिखाई दे सकती है। यूट्यूब के व्यूज कितने ज्यादा बढ़े हैं इनके, 7.6 से 16.4 मिलियन तक यहाँ पे चले गए, बिलियन तक चले गए। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, वो ऐसे आपसे यूट्यूब व्यूज में सेम तरीके की ग्रोथ आई है। और अगर आप देखेंगे इनके भी एनेक्सेस क्या है, यहाँ पे जो चार्ट के अंदर हमको समझने वाला एक इंपॉर्टेंट था, इसको मैं देख रहा था। इन्होंने क्या कहा कि न्यूज, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, फिल्म और म्यूजिक, ये सारी चीजें हाई रिपीटेबिलिटी और हाई वैल्यू कंटेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे ऊपर म्यूजिक आता है जिसकी रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हाई वॉल्यूम तो जनरेट करेंगे ये, नीचे में इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनका थोड़ा कम वॉल्यूम के हिसाब से कम हो सकता है, लेकिन रिपीटेबिलिटी न्यूज, सीरियल और इन सब की कम होती है और यहाँ पे म्यूजिक की ज्यादा रहती है। क्योंकि रिपीटेबिलिटी ज्यादा रहती है उसकी वजह से रिकरिंग रेवेन्यू, लगातार रेवेन्यू आते रहना वो काफी आसान हो जाता है। यूज ऑफ रिकॉर्डेड म्यूजिक इन एडवर्टाइजिंग फिल्म्स और उसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं, ये चीज है। स्ट्रीमिंग, अगर आप डायरेक्टली म्यूजिक को प्ले करते हो तो उसको आपको स्ट्रीमिंग कहा जाएगा, वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी तरफ में ये दिखा रहा है। डाउनलोड्स का रेवेन्यू वो भी बढ़ रहा है, लेकिन डाउनलोड्स उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये अल्टीमेटली लोग अब कोई डाउनलोड नहीं करना चाहता, आप भी डाउनलोड नहीं करना चाहते। तो वो दिखाया है कि रेवेन्यू फ्रॉम द परमानेंट डाउनलोड फेल 15% हुआ है ओवरऑल ग्लोबली, उसके बारे में बता रहे हैं। और आप यहाँ पे देखिए इंडियन डिजिटल एड इंडस्ट्री ने किस तरह से ग्रो करा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ऑनलाइन जो डिजिटल एड आ रही है, टीवी एड की बात नहीं कर रहे, प्रिंट एड की बात नहीं कर रहे, डिजिटल एड की बात कर रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री जिस तरह से बढ़ रही है, वहाँ पे म्यूजिक का यूज लगातार होता है। जिस एड में म्यूजिक्स या वीडियोस होती हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं कि इंडिया का कंजम्पशन उस तरह से डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है। ग्रोइंग डिजिटल एड स्पेंड्स भी उन्होंने दिखाया इसे अपने चार्ट्स के अंदर में। वो समझाना चाहते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है ग्लोबली, म्यूजिक सब्सक्रिप्शन किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप देखेंगे 76 बिलियन म्यूजिक सर्विस सब्सक्राइबर हैं, वो बड़े हैं। अमेरिका के अंदर में भी 4% के 17% से ईयर ऑन ईयर। और नीदरलैंड के अंदर में देखेंगे 60% जो लोग हैं उन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ऐसे ब्राजील में 75% ऑफ रेवेन्यू म्यूजिक लेवल से आता है पेड स्ट्रीमिंग के थ्रू। इस तरह से ग्लोबल ट्रेंड में चेंज आ रहा है। आप देखिए नंबर ऑफ पेड सब्सक्राइबर 2 साल के अंदर में 60 मिलियन है चाइना के अंदर, जो कि अभी 5% है, अंडर पेनेट्रेटेड। हम भी अंडर पेनेट्रेटेड है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले इनके लिए कितना ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है वो इन्होंने दिखा रखा है। इसी तरह से मैंने आपको दिखाया कि दोनों कंपनीज किस तरह से कर रही हैं। अब हम थोड़ा सा और चेकिंग के लिए जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे सारेगामा 29.2 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके पास में, इनके चैनल्स के अंदर में जो अपना ऑफिशियल चैनल है। रेड टिप्स के पास में जाते हैं तो इनके पास में है अप्रोक्सीमेटली 52.1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो दोनों के सब्सक्राइबर्स काफ़ी अच्छे हायर साइड के अंदर में है। तो यहाँ से कंटिन्यूसली जो इनका रेवेन्यू आएगा वो तो अच्छा, दूसरे लोग जो इनका म्यूजिक यूज़ कर रहे हैं वो भी है। लेकिन बाप ऑफ ऑल जो लिस्टेड में नहीं आता पर, लेकिन अगर आप देखेंगे तो द नंबर 1 इन यूट्यूब इन ऑल सेक्शंस आपका 220 मिलियन सब्सक्राइबर के संग में टी सीरीज है। तो उसको भी नोट करना जरूरी था। अब आपको जाते जाते मैं एक चीज दिखाता हूँ। ट्रेडिंग व्यू के अंदर में हम जैसे चार्ट्स चेक करते हैं ना, तो मैंने क्या करा, टिप्स इंडस्ट्री के चार्ट के ऊपर ही सारेगामा के चार्ट्स को लगाया। हाँ, ये जो नीचे वाली लाइन है ये सारेगामा का चार्ट है, ये टिप्स इंडस्ट्री का चार्ट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से इन्होंने परफॉर्म करा है। अगर हम इसको छोटा करते जाते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये 2015 से आ रहा है इसका। अगर हम पीछे जाते हैं, अगर आप पीछे से जाते हैं बिल्कुल ही, तो आपको दिखाई देगा मोर और लेस इनका चार्ट बिल्कुल सिमिलर है, कुछ कोई खास अंतर नहीं है, बिल्कुल चिपका हुआ
सेम तरीके की परफॉर्मेंस अगर मैं 2009 से लेके जा रहा हूँ, ठीक है, और पीछे से मे भी कोई कंपनी यहाँ पे दिखाई देती है, तो बिल्कुल ही देखिए चार्ट एक दूसरे में समा जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2005 के कंपेरेटिव करा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज़्यादातर होता है हम इसको पिछले 5 साल, 3 साल और 2 साल के अंदर में देख सकते हैं। तो हम इसको जाएंगे 2017 से अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो टिप्स ने आउट परफॉर्म करा है इस मार्केट के अंदर में सारेगामा के कंपेरेटिवली। फिर उसके बाद मैं अगर 2019 से देख रहा हूँ तो टिप्स काफ़ी अच्छे मार्जिन से आउट परफॉर्म करता है। और उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे 2020 से 22 से, तो ओवरऑल आपको दिखाई देगा हाँ ये 20 मार्च अप्रैल के बाद से दोनों कंपनी लगभग पैरेलली सेम तरह से काम कर रहा है, और उसके बाद से इनके रिजल्ट्स बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर चार्ट्स वाइज, परफॉर्मेंस वाइज दोनों कंपनियों का हमने विज रिव्यू करा, और ये भी देखा कि किस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर में लगातार ग्रोथ आ रही है। 25 से 30% की रेट से ग्रो करने वाले हैं ये सेक्टर्स, किसी भी कंपनी में पैसा लगाए इररिस्पेक्टिव कि दोनों कंपनी क्वालिटी कंपनी से। मेरे को टिप्स इस समय थोड़ा सा बेटर इसलिए लगा हाँ, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल ही प्योरली म्यूजिक के ऊपर कंसंट्रेट करने पे जा रहे हैं, जबकि सारेगामा वही चीज कर रहा है जो टिप्स ने हटाई है अपने यहाँ से, है कि वो अपने फिल्म सेगमेंट को और प्रोडक्शन सेगमेंट को यहाँ पे डाला, जो कि प्रॉफिट को थोड़ा नीचे लेके आता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे सारेगामा के पास जो प्लस पॉइंट है, वहाँ पे FII इन्वेस्टेड है, वो उसके पास आ चुके हैं और लोगों का भरोसा है बड़ी कंपनीज का। बट टिप्स के अंदर में आपके पास में एज ए इन्वेस्टर अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे FII DIS एंटर कर सकते हैं और आप अच्छा कमा सकते हैं। तो अब देखना है क्या रहता है आगे के लिए, आप अपने हिसाब से स्टडी करें। ये सेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो उम्मीद करता हूँ अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब